चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय दिवस के षष्ठ तकनीकी सत्र में हमारे विशिष्ट वक्तागण हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हम सभी विशिष्ट वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं लेंगे। तो सबसे पहले आज के इस षष्ठ तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर रामनाथ झा। बाकी विस्तृत जानकारी हम अभी बाद में। डॉक्टर प्रचेतस, डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर भुवनेश्वरी भारद्वाज, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, प्रोफेसर श्याम कुमार झा, रेव के शोभित थेरो, अब समय है हमारे विशिष्ट वक्तागण के सम्मान का। तो हमारे सम्मुख मंच पर विराजमान हैं प्रोफेसर रामनाथ झा, आचार्य संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन संस्थान JNU नई दिल्ली से। आप अद्वैत वेदांत नव्य न्याय सांख्य योग के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। हिंदू अध्ययन के क्षेत्र में भी आपका विशिष्ट योगदान है। ऐसे महनीय विद्वान के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संस्कृत विभाग के प्रोफेसर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी गुरुजी आकर के हमारे आज के इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे झा सर की दुपट्टा और मोमेंटो से सम्मानित करें। आगे के क्रम में डॉक्टर प्रचेतस, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। हम आपके सम्मान के लिए अनुरोध करते हैं डॉक्टर फिरोज आकर के हमारे विद्वान अतिथि का दुपट्टे और मोमेंटो से सम्मानित करें। इसी क्रम में डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग प्रोफेसर भुवनेश्वरी भारद्वाज, आचार्य संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय एवं प्रमुख अभिनव गुप्त शोध संस्थान लखनऊ। हम आपके सम्मान के लिए अनुरोध करते हैं डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज को आकर के हमारे आज के विशिष्ट वक्ता को सम्मानित करें। डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर फिरोज को पुनः आकर के एक बार हमारे विद्वान का सम्मानित करें।
प्रोफेसर श्याम कुमार झा, आचार्य संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार। हम प्रोफेसर अभिमन्यु सर को से अनुरोध करते हैं कि आकर के हमारे विशिष्ट वक्ता का सम्मान करें। हाँ जी। सम्मान की अगली श्रृंखला में रेव के शोभित थेरो, वरिष्ठ व्याख्याता, संस्कृत एवं भाषा विभाग, भिक्षु विश्वविद्यालय, अनुराधापुरा, श्रीलंका को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मोनिका वर्मा, आप आकर के हमारे विशिष्ट विद्वान का सम्मान करें दुपट्टे और मोमेंटो से। अब आज के इस षष्ठ तकनीकी सत्र का विषय भारतीय दर्शन की लोक दृष्टि, परंपरा व प्रासंगिकता। हम इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर झा गुरुजी से आदेश लेते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं विद्वान वक्ता डॉक्टर प्रचेतस। आपका विषय है लोक दृष्टि की वैचारिक परंपरा, वैदिक व औपनिषद संदर्भ। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर रामनाथ झा सर, सम्मानित मंच सभी मेरे अग्रज डॉक्टर दीक्षित जी, डॉक्टर भुवनेश्वरी जी, प्रोफेसर झा जी, अग्रिम पंक्ति में उपस्थित आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, काव्य शास्त्र के विद्वान आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, प्रोफेसर अभिमन्यु जी, सिद्धिदात्री जी, सभी संस्कृत विभाग के प्रवीण जी, सभी को नमस्ते करते हुए लोक दृष्टि की वैचारिक परंपरा ये मेरा विषय है। वैदिक संदर्भों को के विशेष आलोक में मैं अपनी बात रखूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक और साहित्य एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखते हैं। संपूर्ण साहित्यिक सृष्टि लोक के ही प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है। लोक ही वो एक केंद्र बिंदु है, वह एक उत्स है जिसकी पृष्ठभूमि में साहित्य की विविध विधाएं प्रस्फुटित, पल्लवित, पुष्पित हुई हैं। लोक एक ऐसा शब्द है, बहुत ही सारगर्भित शब्द है, विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग होता है। शाब्दिक दृष्टि से हम देखें तो लोक दर्शने से घई प्रत्यय लगा करके लोक शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। इसका अर्थ है देखने वाला। वह समस्त जन समुदाय जो इस देखने के कार्य को कर रहा है उसको लोक कहा जा सकता है। हिंदी के लोग, भाषा वैज्ञानिक कई लोक शब्द की व्युत्पत्ति भी लोक से मानते हैं। लोक शब्द का हम उल्लेख देखें तो वेद में पुरुष सूक्त में नाभ्या आसीद अंतरिक्षम श्रीष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशा स्रोतात् तथा लोकान अकल्पयत। तो लोक का उल्लेख पुरुष सूक्त में भी है, जीव और स्थान दोनों के अर्थ में। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद में आनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। लोक शब्द के उल्लेख ऋग्वेद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं। पुरुष सूक्त में इसका अर्थ जीव और स्थान दोनों है। कठोपनिषद और ईशावास्योपनिषद में लोक शब्द स्थान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। रामायण में लोक शब्द धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः, यहाँ पर सामान्य प्रजा और संसार के अर्थ में, महाभारत में सामान्य जनता के अर्थ में। इस प्रकार हम देखें तो पाणिनि भी लोक सर्वलोकाठई से लौकिक सार्वलौकिक शब्दों की सिद्धि करते हैं। तो पूरे हमारे वाङ्मय में लोक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। महाभाष्य
में पतंजलि ने बहुत से उदाहरण मैंने दिए हैं, मनुस्मृति में जन समूह को कैसे ये द्योतित करता है, लेकिन प्रायः जन सामान्य और स्थान के बोध के लिए लोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से लोक का जो शाब्द बोध है वो और अधिक व्यापक है कि मात्र ग्राम्य संस्कृति को ही इसमें नहीं ले सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि लोक शब्द का अर्थ जानपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वो समस्त जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार मात्र पोथियां ही नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल तथा अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त भी होते हैं। वस्तुतः इस विशाल जन सामान्य को ये लोक शब्द द्योतित करता है। अब हमारे वैदिक वाङ्मय में मुख्यतः संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में कहाँ पर खान पान, वस्त्र, भूषा, आहार, व्यवहार, लोक में सभी चीज़ें आ जाती हैं, इनको संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, आज मानव जीवन में हमें किसी आविष्कार पर सबसे ज़्यादा गर्व हो तो वो अग्नि का आविष्कार है। आज तो हमारे पास अग्नि के बहुत से साधन हैं, उसे पैदा करने के बहुत साधन हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा रहा होगा जब अग्नि का आविर्भाव उस रूप में नहीं रहा होगा, केवल प्रकाश और ऊष्मा केवल सूर्य से ही प्राप्त होती होंगी। तो अग्नि के पहले आविष्कर्ता के रूप में हमारे पास कोई ऐतिहासिक ब्यौरा तो नहीं मिलता, लेकिन फाउंडर ऑफ साइंसेज इन एंशिएंट इंडिया में डॉक्टर सत्यप्रकाश लिखते हैं कि जो ऋग्वेद के 6ठे मंडल का मंत्र है, त्वाम अग्ने पुष्करा यद्यथर्वा निर्मंथत मूर्घ्नो विश्वस्य बाधत, कि हे अग्नि, ऋषि अथर्वन ने कमल से मंथन करके पुरोहित विश्व के सिर से तुम्हारा आविर्भाव किया है। उन्होंने एक और संदर्भ दिया है, ऋग्वेद के 6ठे मंडल का ही मंत्र है, इममु त्यम अथर्वद अग्निम मंथन्ति वेधसा, कि हे अग्नि, विद्वान आपका मंथन करते हैं जैसा अथर्वन ने किया है। तो एक चैप्टर ही उन्होंने फाउंडर ऑफ साइंसेज इन एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि अथर्वण अग्नि के आविष्कर्ता, कि उनके नाम पर अग्नि का मंथन करने वाली पूरी की पूरी जाति आंगिरस नाम से विख्यात हुई। यद्यपि ये हमारी धारणा है कि वेदों के शब्द आख्यातज और यौगिक हैं, इनका व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है, लेकिन उनके सूक्तों के ऊपर जो ऋषियों के नाम हैं उनको ऐतिहासिक मानते हुए डॉक्टर सत्यप्रकाश ने ये संदर्भ दिए हैं। कृषि के अनेक उपकरणों का वर्णन हमें वेद में प्राप्त होता है। हल के लिए लांगल और शीर शब्द मिलते हैं। हल के लिए कहा गया है कि वह वज्र के तुल्य कठोर और चलाने में सुखद हो, उसकी मूठ चिकनी हो। लांगलम पवीरवत अथर्ववेद में है। सीराह उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। हल के अगले नुकीले भाग के लिए सीता और फाल शब्द प्रयोग किए गए हैं। सीताम, सुफाला अथर्ववेद और यजुर्वेद दोनों स्थलों पर ये संदर्भ प्राप्त होते हैं। हल में जो लंबी लकड़ी हलस लगी रहती है उसके लिए ईशा शब्द का प्रयोग ईशायुगम्यः अथर्ववेद के 2वें अध्याय में प्राप्त होता है। वेदों के समय कारीगरी का भी सम्मान रहा होगा और इसके अनेक संदर्भ मिलते हैं। यजुर्वेद में कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः, कि कुम्हार से लेकर बढ़ई तक जितने कारीगर हैं सबके लिए आदर और अन्न की व्यवस्था। यहाँ नमः का अर्थ नमस्ते मात्र से नहीं है, नमः का निघंटू के आधार पर अर्थ करना चाहिए अन्न देने से। तो नमः कुलालेभ्यः कर्मकारेभ्यश्च वो नमः, सबके लिए आदर और अन्न की व्यवस्था। ऋग्वेद में बुनकर या जुलाहा के लिए वासोवाय शब्द का प्रयोग। वासो वायो अविनामा वासांसि मम ब्रजत, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 26वें सूक्त का यह मंत्र है। और सूती, ऊनी, रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्रों को बुनता है। सूती वस्त्रों के लिए वाशस शब्द के अनेक प्रयोग हैं। ऊन के लिए ऊणा शब्द का प्रयोग है। ऊनी वस्त्र के लिए ऊणायु प्रयोग, ऊणायुम मिलते हैं। ऊणमद्राह का प्रयोग प्राप्त होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के अनेक संदर्भों से ज्ञात होता है कि ऊन की कोमल कालीन, जिसको आज हम कारपेट कहते हैं, वह भी बुनी जाती थी। ऊर्णमृदस उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त में ऊर्णमृद्राह उल्लेख मिलता है। बुनने का कार्य सामान्य तौर पर स्त्रियां करती थीं, किंतु ऐसे भी संदर्भ मिलते हैं जहां पुरुष भी बुनाई का कार्य करते हैं। पुमान एतद् वयति, पुमान एतद् वयति, पुरुष के बुनने का कार्य है। तो इस प्रकार विद्वान भी बताया गया है इन लोगों को कई जगह पर
कि बढ़ई के लिए रथकार, तक्षा, तष्टा, त्वष्टा अनेक शब्दों का प्रयोग अथर्ववेद में मिला है। रथ बनाने के कार्य को आदरणीय भी माना गया है। ये धीवानो रथकारा, कि ये आदरणीय है, धीवान कहा गया, उनके हस्त कौशल की प्रशंसा की गई। और इतना ही नहीं, इन्हें राजा के निर्वाचकों में भी स्थान दिया गया, राजकृतः। कई बार जब हम लोग बीए में पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, तो जब बसंत तिलका का उदाहरण बताते हैं, कवयामी वयामी यामी, तो हमें याद आता है कि बुनने के कार्य करने वालों के लिए भी आदर की बातें जो कही गई हैं वो वैदिक काल से ही हमें प्राप्त हो रही हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण में शिल्प के महत्वों को विस्तार से रेखांकित किया गया है। आत्मा का, शिल्प से आत्मा का परिष्कार होता है। आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पानी, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, अनेक ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ प्राप्त होते हैं कि शिल्प के आधार पर श्रमजीवी या शिल्पी के लिए कारु शब्द का प्रयोग भी है। प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का, कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षिणी नना, कि मैं जो है कारू हूँ, शिल्पी का कार्य करता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की पीसने का काम करती हैं। हमारे काम अलग अलग हैं, आजीविका के लिए हम अनेक कार्य करते हैं। तो शिल्प के कारु शब्द के स्तोता अर्थ भी हैं वेद में, लेकिन शिल्पी के लिए भी कारु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सब लोक जीवन की बातें हैं, सामान्य जनजीवन। वेद में वस्त्र, खान पान, आभूषण न केवल संहिताओं में अपितु ब्राह्मण ग्रंथों में भी बहुत अधिक उल्लेख, तांड्य ब्राह्मण में संगीत से संबंधित बहुत से उल्लेख प्राप्त होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि सामान्यतः जो हमारी सामाजिक आर्थिक जीवन है हमारा, वो सुसमृद्ध और सुव्यवस्थित था। तांड्य ब्राह्मण में एक स्थल पर कहा गया है कि प्रशस्य व्यक्तियों पर पापी अभिक्रमण नहीं करते, दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित होकर कोई जनसमूह दूसरे पर अतिक्रमण नहीं करता। मंत्र है, ब्राह्मण वाक्य है, न श्रेयांसम पापीयान अभ्यारोहति, न जनता जनताम अभ्येति, न अन्यो अन्यस्य प्रजा आददते, यथा क्षेत्रम कल्पन्ते। छांदोग्य उपनिषद का उल्लेख है कि छांदोग्य उपनिषद में राजा अश्वपति का उल्लेख है, जिन्होंने अपने राज्य में तस्करों, मद्यपों, आलसियों, मूर्खों, परिस्त्रीगामियों के अस्तित्व का दृढ़ता से निषेध किया है। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ता विद्वान न स्वैरी न स्वैरिणी कुतः। तो इस प्रकार संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि से लेकर के कृषि के उपकरण, शिल्प शास्त्र और खान पान का जो पूरा अन्न का 2 प्रकार के अन्न बताए गए हैं यजुर्वेद में, कि जो कृष्ट पच्या है गेहूं धान आदि, अकृष्ट पच्या है जो बिना कृषि के जंगली धान आदि उत्पन्न होते हैं। इन सब का उल्लेख भी वेदों के अनेक मंत्रों में प्राप्त होता है। कृष्ट पच्याश्च में, अकृष्ट पच्याश्च में, और मासाश्च में, तिलाश्च में, यवाश्च में, पूरा उल्लेख विस्तार से प्राप्त होता है। देखिए, लोक दृष्टि की ये जो वैचारिक परंपरा है, संहिता काल से संहिताओं में देखें, ब्राह्मण ग्रंथों में देखें, उपनिषदों में देखें, बहुत विस्तार से इनका वर्णन मिलता है। वैदिक संपत्ति में डॉक्टर रघुनंदन शर्मा जी ने, आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में अथर्ववेद की सांस्कृतिक अध्ययन में, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी ने सामवेदीय ब्राह्मणों के सांस्कृतिक परिशीलन में, और अनेक ग्रंथों में वैदिक संहिताओं के ब्राह्मणों के संदर्भ दिए गए हैं। इसमें जो भविष्य में शोध की संभावनाएं हैं वो आरण्यक ग्रंथों के विशेष संदर्भ में हमें प्राप्त होती है। आरण्यकों के संदर्भ हमें उतने नहीं मिलते। तो इसमें भविष्य में जो लोक जीवन, लोक दृष्टि, जो सामान्य जनजीवन है, आरण्यक ग्रंथों के विशेष संदर्भ में इस पर कार्य किया जाए तो एक और हमें संदर्भ नए नए प्राप्त होंगे। और केवल जैसा कि आचार्य दुर्ग कहते हैं कि मंत्रों के अर्थ तो अनेक प्रकार से हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इसमें कोई अपराध न अत्र अपराधोस्ति, कोई अपराध नहीं है। तो अनेक भाष्यकारों के अर्थों को देखते हुए लोक जीवन की जो परंपरा है उस पर भी हम सभी को ध्यान देना चाहिए। मैं सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये सप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रचेतस। आपका विषय बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से आपने विषयों का उपस्थापन किया और कुछ सुझाव भी आपका रहा है, उस पर विचार जरूर होगा। और आगे की श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर भुवनेश्वरी भारद्वाज
आपका विषय है लोक की दार्शनिक परिभाषा, सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। और हम एक निवेदन करते हैं, समय का बंधन है हमारे यहाँ पास, तो 15 मिनट का समय है, प्लीज। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रवर्तक आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ज्ञान यज्ञ में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया और साथ ही हमारे गुरुजनों से मुझे आज आशीर्वाद लेने का फिर से सुअवसर प्राप्त हुआ है, आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा सर और प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर का। तो मैं सर आपकी आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है भारतीय दर्शनेषु लोक दृष्टि मानव मूल्यम च, इस संगोष्ठी में आज के इस प्रवर्तमान सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा सर। मंचस्थ विद्वान हैं डॉक्टर प्रचेतस, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, डॉक्टर श्याम कुमार झा, श्रीमान के शोभित थरोजी। और सभा में हमारे सम्मुख उपस्थित विद्वान हैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर, प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जी, डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर फिरोज जी, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर स्मिता, शिल्पा सॉरी, और अन्य भी जो उपस्थित हमारे शोधार्थी हैं और जो विद्वान हैं, उन सभी को प्रणाम। मेरा विषय है लोक की दार्शनिक परिभाषा, सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय दार्शनिक परंपरा में लोक की संकल्पना केवल भौतिक जगत, जन समूह अथवा सामान्य जनता तक सीमित नहीं है, अपितु यह मानव जीवन के सामूहिक अनुभव, व्यवहार, मूल्यबोध, आचार तथा सांस्कृतिक चेतना का समन्वित तथा जीवंत रूप प्रस्तुत करती है। भारतीय दर्शन में लोक को व्यावहारिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, जो पारमार्थिक या तात्विक सत्य से भिन्न होते हुए भी उससे गहराई से संबद्ध है। शास्त्रीय परंपरा में लोक का उल्लेख वेदों से लेकर उपनिषद, स्मृति, दर्शन और काव्य शास्त्र तक व्यापक रूप में उपलब्ध है। उपनिषदों में अयम लोकोस्ति न परः जैसे वाक्य लोक को प्रत्यक्ष जीवन जगत के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, जहां मानव अपने कर्म, आचरण और नैतिक निर्णयों के माध्यम से जीवन का अर्थ रचता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में लोक प्रसिद्धि को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार स्वीकार किया गया है। लोक व्यवहार सिद्धत्वात् के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि दार्शनिक सिद्धांतों की सत्यता तभी मान्य होती है जब वे लोक व्यवहार से पुष्ट हों। इस प्रकार दर्शन को जीवन से पृथक न मानकर लोक जीवन से अनुप्राणित माना गया है। लोक न केवल शास्त्र का अनुयायी है, बल्कि अनेक अवसरों पर शास्त्र की दिशा और स्वरूप को भी निर्धारित करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण लोक संग्रह पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम्। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के केवल समाज के कल्याण और उसे संगठित रखने के लिए कर्म करना चाहिए। यही लोक संग्रह लोक दर्शन का सामाजिक आधार है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोक समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। लोक के अंतर्गत सामाजिक संरचनाएं, पारिवारिक संबंध, जातीय एवं सामुदायिक व्यवस्थाएं, संस्कार, परंपराएं तथा नैतिक मूल्य समाहित रहते हैं। लोकाचार के माध्यम से समाज यह निर्धारित करता है कि कौन सा आचरण स्वीकार्य है और कौन सा त्याज्य। मनुस्मृति में प्रतिपादित आचारः परमो धर्मः की धारणा इस तथ्य को पुष्ट करती है कि समाज में धर्म का वास्तविक स्वरूप शास्त्रीय विधान से अधिक लोकाचार पर आधारित होता है। इस प्रकार लोक सामाजिक अनुशासन, नैतिकता और सामूहिक उत्तरदायित्व का आधार बनता है। सांस्कृतिक दृष्टि से लोक ही संस्कृति का प्राण तत्व है।
लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य, लोक पर्व, लोक कला और लोक भाषा के माध्यम से संस्कृति न केवल संरक्षित होती है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित भी होती है। कला और सौंदर्य बोध की जड़ें लोक जीवन में ही निहित हैं। भारतीय कला और साहित्य की सृजनात्मक शक्ति लोक से ही ऊर्जा ग्रहण करती है। आधुनिक संदर्भ में भी लोक की दार्शनिक प्रासंगिकता बनी हुई है। यद्यपि औद्योगिकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से लोक के स्वरूप में परिवर्तन आया है, तथापि लोक की मूल चेतना आज भी समाज और संस्कृति को दिशा प्रदान कर रही है। आधुनिक माध्यमों में लोक की नवीन अभिव्यक्तियां यह सिद्ध करती हैं कि लोक स्थिर नहीं बल्कि सतत गतिशील दर्शन है। अतः यह कहा जा सकता है कि लोक दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक ऐसी जीवंत सत्ता है जो मानव जीवन को अर्थ, पहचान और निरंतरता प्रदान करती है। लोक के बिना दर्शन अमूर्त हो जाता है, संस्कृति निर्जीव हो जाती है और समाज अपनी जड़ों से कट जाता है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा में लोक को शास्त्र, संस्कृति और दर्शन तीनों का आधार स्तंभ माना गया है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में और बहुत सारगर्भित बात कही, लोक पर प्रकाश आपने डाला। और व्याख्यान की अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं विद्वान प्रोफेसर श्याम कुमार झा, आचार्य संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार से। आपका विषय है टू बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, मैं कर लेता हूँ। क्या विषय है? मैं लोक जीवन में अंतर। लोक जीवन में अंतः संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के सूत्रधार विद्वान प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी मंच पर उपविष्ट एवं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रामनाथ झा सर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मंच पर उपविष्ट प्रोफेसर भुवनेश्वरी भारद्वाज, डॉक्टर प्रत्येतस अभिजीत दीक्षित जी, डॉक्टर मयंक शेखर, रेव के शोभित थेरो महाशय, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल महाशय, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान प्रोफेसर, अध्यापकगण एवं शोधार्थी तथा संस्कृत से संबद्ध छात्र छात्राएं एवं संस्कृत विद्या के जो भी उपासक यहाँ विद्वान मंडली बैठी हुई है। आज मैं पुनः विभागाध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी में अपनी बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। भारतीय दर्शन में और लोक जीवन में अंतर संबंध प्राचीन काल से रहा है और इसी के प्रति आकर्षित होकर विदेशों के लोग भारतवर्ष आते रहे, यहाँ अनुसंधान कार्य करते रहे और हमारी जो ज्ञान संपदा थी वो ज्ञान संपदा उन्हें बरबस आकृष्ट करती थी। भारत की जो शास्त्रीय परंपरा रही है वो सब वेद और उपनिषदों से वो परंपरा प्रारंभ होती है। उपनिषदों में जो पंच महावाक्य हैं वो महावाक्य ही उपनिषदों की आत्मा कह सकते हैं और उसमें कहीं ना कहीं लोक जीवन का अंतर संबंध हमें दिखता है। इस पर चर्चा विगत 2 दिन से हुई होगी, तो मैं चर्चा को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करूंगा। समय कम है हम सबों के पास। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्मा, इसको अगर इस रूप में देखें, अर्थात ब्रह्म हमारे अंदर ही वास करता है और हमारे से तात्पर्य हम सब प्राणियों से है, बृहत अर्थ में जीवों से है। ये भारतवर्ष की वैदिक परंपरा, ऋषिकुल की परंपरा रही है। कालांतर में नाना कारण से विदेशी आक्रमणों की वजह से हमारी संस्कृति पे विविध आघात हुए और उसके कारण वो जो अयम आत्मा ब्रह्मा और तत्त्वमसि, मतलब आप वही हो जो मैं हूँ,
और ईश्वर हमारे अंदर वास करता है, इसका व्यवहारिक रूप कहीं ना कहीं खंडित होता दिखा है। उसके कई कारण हैं, उसके कारणों पे आज चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह रही कि भारत की ये जो मूल भावना कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न वर्गवाद, क्षेत्रवाद, रंग भेद इत्यादि का कुछ रूप, विकृत रूप देखने को मिला। मूल बात यह है कि जब तक जो ये गुरुकुल और समाज तथा समाज को नियंत्रित करने वाला राज्याश्रय या जो सरकारें हैं, उनके बीच एक अंतर संबंध भारतीय शास्त्रों के अनुरूप नहीं होगी, तब तक समस्याएं होती रहेगी। कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच के सूत्र के अंतर संबंध में कुछ कठिनाइयां हुई तो संस्कृत के लोग हम केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुंबकम कहने के लिए नहीं है, हमारे व्यवहार में ये बातें हैं। अभी अभी प्रोफेसर रामनाथ झा सर से हम लोग बैठ के अल्पाहार के समय बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से विद्यादान की परंपरा रही है। अपना सर्वस्व न्योछावर कर अपने घर पर छात्रों को रख करके किस तरह से विद्यादान भिन्न भिन्न गांवों में, न केवल गुरुकुलों में, भिन्न संस्कृतियों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के गांवों में ऐसे गुरुकुल घर में ही चलते थे और एक दूसरे को निःशुल्क विद्यादान की बात थी। वो आचार्य उपाध्याय सब कैसे कैसे पदवी हुए और उसके पीछे का जो तंत्र रहा है वो हम सभी जानते हैं। तो जब से सरकारों के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा तब समस्या बढ़ी है। तो भारत कभी सोने की चिड़िया थी, आज भी अगर है, उसके पीछे हमारी गुरुकुल शिक्षा की ये व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आवश्यकता है कि हमारे भारतीय शास्त्रों में और भारतीय दर्शन की जो मूल बातें हैं उसको व्यवहार में लाने के लिए हम आधुनिक तो तब भी थे, अगर आधुनिक न होते तो आयुर्वेद जैसा वैज्ञानिक ग्रंथ कैसे रचा गया होता, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य का सिद्धांत कैसे प्रस्फुटित होता, लीलावती जैसी गणित की रचना कैसे होती, ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित होता। ये सारी चीजें हैं कि हम वैज्ञानिक थे, लेकिन हमारी जो पद्धति थी वह पद्धति में कहीं ना कहीं लोक जीवन का अंतर संबंध दिखता था, जिसमें कोई विभेदक स्थितियां नहीं थी। रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों को बांटकर लोग अध्ययन अध्यापन करते थे। ये ईशावास्योपनिषद का जो प्रसिद्ध मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य स्विद्धनम, इसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। एक भागम भाग में जो पूरा समाज और हमारा तंत्र जो बटा हुआ है, आधुनिकता और सभ्यता के विकास की अट्टालिकाएं बनती जा रही है। अट्टालिकाएं तब भी थी, मेघदूत इत्यादि शास्त्रों में जो वर्णन है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की समृद्धि कैसी थी। अलका नगरी की समृद्धि, उज्जैनी नगरी की समृद्धि, समृद्धि से कोई गुरेज नहीं, परहेज नहीं, लेकिन समृद्धि किस कीमत पर हो, विकास किस कीमत पर हो, इसको व्यवहारिक रूप से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। केवल लोक के साथ साथ वो जो तंत्र है, जो नियामक तंत्र है, उस तंत्र की भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमें दिखती है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे सदां क्षमा एवं कर्म नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नराः। अर्थात हम कर्म तो करते रहे भारतवासी, लेकिन कर्मों के साथ लिप्त नहीं होते थे। अभी लिप्तता, संलिप्तता, आशा, आकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उस आकांक्षाओं के भंवर में कहीं ना कहीं हमारा जो अंतर संबंध जो था शास्त्र और लोक में, वह अंतर संबंध थोड़ा खंडित होता दिखता है। अभी मुझे प्रयागराज माघ मेला में जाने का अवसर मिला और वहाँ जो लोक जीवन, जिस रूप में लोक जीवन जो साधारण गांव के लोग थे, उनकी जो आस्था है भारत के धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, परंपराओं के प्रति, उसमें बहुत ज्यादा आकांक्षा नहीं थी। तेन त्यक्तेन भुंजीथा का भाव था। तो अभी भी जो साधारण लोग हैं उनमें वो शास्त्र विहित, शास्त्र कथित जो बातें हैं, वो बातें ज्यादा व्यवहारिक रूप से दिखती है बनिस्पत की बड़े बड़े नगरों में रहने वाले, और जहां आर्थिक समृद्धि अधिक होती है। आर्थिक समृद्धि से परहेज नहीं है,
लेकिन समृद्धि किस कीमत पर हो। गाड़ियां लंबी होती जा रही है, घर बड़े होते जा रहे हैं, एक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है और उसी भागम भाग में भागते 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 हमें ये पता नहीं कि कब ये यात्रा हमारी समाप्त होगी। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां मृतंगमया, यह जो उपनिषद वाक्य है वह हमें कैसे जो वास्तविक ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान न केवल संस्कृत वालों के लिए या भारत विद्या के उपासकों के लिए, संपूर्ण देश और विदेशों में जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं तो भारतीय शास्त्रों में है। आवश्यकता है, विशेषकर संस्कृतज्ञों के ऊपर यह दायित्व अधिक है कि हमारे शास्त्रों में निहित उन भावों को कैसे हम दूसरों को विविध भाषाओं के माध्यम से समझा पाते हैं, और वो समझाना बहुत आवश्यक है। अगर समझाने में हम कामयाब हो गए और भारत के लोगों की जो विकास यात्रा है उस विकास यात्रा को अगर विदेश की महाशक्तियां समझने लगे तो ये पूरे संसार में इस तरह की जो क्रांति और हाहाकार जो मची हुई है, एक देश दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, अस्त्रों का भांडार बढ़ता जा रहा है, मानवता पीछे होती जा रही है, वो समस्या समाधान अपने आप हो जाएगा। भारतवर्ष शक्ति के रहते हुए भी पार्श्ववर्ती किसी देश की ओर कभी हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए कि भारतीय जो पूरी शासन पद्धति है वह कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के द्वारा नियंत्रित शासन पद्धति थी, जिसमें दूसरे को परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यह कहने के लिए नहीं, दूसरे को किसी तरह से पीड़ा देना एक पाप समझा जाता था, दूसरों के ऊपर आक्रमण करना भी एक पाप माना जाता था। योग सूत्र में जो बातें हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, यह चित्त वृत्तियां कैसे कंट्रोल कैसे हो, हमारी मानसिक वृत्ति, उसके लिए रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सत्संगति की बहुत आवश्यकता है। कोई आवश्यक नहीं कि वो सत्संगति, हमारे गुरु तो है ही हैं, गुरु से ही हमको ज्ञान मिलता है कि हम कुछ सोचने के काबिल होते हैं, लेकिन गुरु के साथ साथ और भी समाज में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बैठ के वो सज्जनता का भाव हमारे भीतर आता है। ये सत्संगति की जो परंपरा रही है, इस परंपरा में कहीं ना कहीं आधुनिकता के इस युग में कमियां आती दिखती है। कई बार तो मैं व्यक्तिगत रूप से जब सोचता हूं कि सज्जन कहाँ मिलेंगे तो बहुत मशक्कत करनी होती है कि किन्हें मैं सज्जन मानूं और किनके पास बैठकर शास्त्रों का मूल भाव जो है वो ग्रहण किया जाए। केवल ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान के साथ साथ वो जो सात्विकता जो है, सत्यता जो है, वो सत्य का की व्यवहारिक पुंज जब तक न हो तब तक फिर केवल शास्त्र के कंठस्थीकरण से हमारा कल्याण और समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अंत में एक दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जो हमारे लिए संतोष परमं सुखम हम कहते हैं, और संतोषादनुत्तम सुख लाभ, ये संतोष का भाव का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म की ओर हमें प्रवृत्त रहना होगा, और सांसारिक जीवन में हम हैं तो जीवन जीने के लिए सभ्यता के विकास के साथ साथ हमें भी सीढ़ियां चढ़नी होगी, लेकिन उसमें जब तक आत्मानुशासन ना हो, अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से ही उस चित्त वृत्तियों का कंट्रोल होता है, निरोध होता है, और वह आत्मानुशासन के साथ जब तक जीवन पद्धति ना हो तब तक फिर योगः कर्मसु कौशलम की बात भी फलितार्थ होती नहीं दिखती है। सामाजिक संभाव की अत्यंत आवश्यकता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं भोक्ता धनंजय सिद्ध्यो समो भुक्त्वा समत्वं योग युच्यते। वह समत्व समभाव है, एक और दूसरे में कोई अंतर ना हो, तो वो किसी तरह का जो अंतर हमें दिखता है, चाहे वो आर्थिक अंतर हो, पद का अंतर हो, किसी तरह का वर्ग का अंतर हो, उस अंतर के भाव को समाप्त करना होगा, और इस चीज को जो नियामक संस्थाएं हैं उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते,
त्वं स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति, अर्थात ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। और वो ज्ञान की समस्त स्रोत धाराएं भारतीय शास्त्रों में उपबद्ध है, उपन्यस्त है। अतिथि देवों की परंपरा हमारी रही है, विद्यामृत मश्नुते, ये सारे जो भाव हैं अगर तेन त्यक्तेन भुंजीथा की परिधि में लाकर हम इसे देखें तो न केवल हमारा कल्याण, सकल समाज का कल्याण होगा। और भारतीय दर्शन केवल पढ़ने याद करने का विषय नहीं, वो व्यवहार में लाने का विषय है। बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में हमारे छात्र और विद्वान शिक्षक देखे होंगे कि भारतीय दर्शन पर गूढ़ गंभीर चर्चा तो हुई है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वो दर्शन कहीं ना कहीं फलितार्थ होता नहीं दिखता है। व्यवहार में हमको उसको लाने की आवश्यकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए एक बार संस्कृत विभाग को, भारत अध्ययन केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद झा गुरुजी को। आपने बहुत ही अच्छे से अपने विषयों का उपस्थापन किया। गुरुजी का कुछ उपनिषदों में पंचवाक्य की बात भी आपने कही, तेन त्यक्तेन भुंजीथा की बात कही कि इसको व्यवहार में लाने की ज़रूरत है, व्यवहार में लाकर ही कार्य को अच्छे से किया जा सकता है। और एक बात आपने और भी कहा, प्रायः जब कहीं काम जब फंसते हैं तो अनायास ही हमारे मानस पटल पर कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की बातें आ जाती हैं, तो उसके नियमों को देखना पड़ता है राज्य शासन चलाने के लिए। प्रत्यक्ष में कोई नहीं कहता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वहीं से नियम को लेते हैं। तो बहुत अच्छा रहा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के अगली श्रृंखला में, व्याख्यान की अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अभिजीत दीक्षित। आपका विषय है भारतीय लोक दृष्टि की आधुनिक प्रासंगिकता। आपका पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन होगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वस्तुतः मेरा जो विषय है वो आचार्य जी ने संक्षेप रूप में पहले ही बोल दिया था, टू बी कंटिन्यूड। एक्चुअली मेरा विषय है टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि जब हम परंपरा की बात करते हैं तो वह टू बी कंटिन्यूड ही कहलाती है। एक छोटी सी कहानी के साथ शुभारंभ करता हूँ जब तक कि ये तकनीकीकरण चालू हो जाए। एक राजा के राज्य में क्रांति हुई। क्रांति बहुत बढ़ी, दोपहर तक पूरे राज्य का तख्ता पलट हो गया। उसके बाद वो क्रांतिकारियों को दिमाग में आया कि यहाँ पर एक बड़ी कुख्यात जेल है, उस जेल के सारे बंदियों को निकाला जाए, उनका भी मोचन होना चाहिए जब सत्ता का परिवर्तन हो गया तो। और उनका मोचन उन्होंने किया। सारे के सारे जो 40-50 कैदी थे उनको छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद, थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं, फिर उसके बाद शाम तक देखा गया कि वो 40-50 कैदी वापस लौट करके आ गए और उनकी जो बेड़ियाँ काटी गई थी और उसको रात को उन्होंने लपेट लिया। और फिर सवेरे उठने के बाद वो जो जेलर था वो वापस गया कि ये सब आपने क्यों किया, आपको तो छोड़ दिया गया था। उन्होंने बोला कि सर हम लोग 40 दशकों से इस जेल में हैं और हमें अब आदत हो गई है कि हम बिना वो बेड़ी और जेल कैद के हम नहीं रह सकते हैं और हमें वही स्थिति पुनः चाहिए। ये अभिप्राय है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए, वापस 16 अगस्त की सुबह हम लोगों ने फिर वही बेड़ियाँ पहन ली और अब हम उन्हीं बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे मुक्त हों, लेकिन पता नहीं कैसे मुक्त हो पाएंगे। यह विषय ही चिंतन का विषय है। यह मूल बात है मेरी कहने की। मूलतः यह उसी परंपरा को जोड़ती है जो अभी हम इडली और सांभर के रस के साथ एक आह्लादपूर्ण चिंतन कर रहे थे कि लोक दृष्टि कैसी हो। विडंबना ये भी है कि ये लोक दृष्टि को मैं तकनीकी के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुधा अन्य पूर्व सत्रों में ये सारी बातें हो चुकी होंगी। मैं ज़्यादातर पृष्ठपेषण करूँगा, लेकिन पृष्ठपेषण का तात्पर्य यह भी है कि द्विर्बद्धम
सुबद्धम भवति। तो ये सारी बातें हमें आए एक मूल रूप में अगर हम देखें तो भारतीय शाश्वत चेतना में लोक दृष्टि की परंपरा का स्वरूप सनातन एवं जीवनाधारक मूलक है। लोक दृष्टि का प्राधान्य तत्वतः लोक रंजन अथवा लोक साधना के लक्ष्यानुसारी होता है, जिसमें लोक संबद्ध दार्शनिक चिंतन, व्यवहार और जो भी मूलभूत चेतना होती है उससे वह अनुस्यूत होता है एवं विद यह चिंतन ही लोक संस्कृति का निर्माण करता है। जब हम बात करते हैं कि लोक दृष्टि क्या होती है? लोक जो जनसाधारण होते हैं और दृष्टि एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा लोकस्य दृष्टि के रूप में आती है। लोक चित्तानुसारी होना चाहिए और मौलिक अभिव्यक्ति के स्वरूप में होना चाहिए, जो सनातन परंपरा में शाश्वत और जीवनाधार मूलक है, जिसे हम अनादि अनंत की परंपरा के रूप में प्राप्त करते हैं और लोक रंजन एवं लोक साधना से मुक्त होती है। लोक जिसे हम सामान्य जनसमूह, संसार, यह इस रूप में जानते हैं। दृष्टि धातु से जो बना है, दर्शने चाक्षुष ज्ञाने, और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका हम ज्ञान प्राप्त करें। दृष्टिकोण एक प्रकार का विचारधारा। तो इस प्रकार से लोक दृष्टि हुई मूलतः जनता का जो दृष्टिकोण है, जनता का जो विचार पक्ष है, वह हुआ। ऐतिहासिक परंपरा के रूप में अगर हम देखें तो अभी हमारे आचार्य प्रचेतक जी ने एक वैदिक परंपरा का विशद विश्लेषण किया कि ऋग्वेद से लोक संकल्पना कैसे जागृत हुई। वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेते हुए मध्यकाल में कबीर, तुलसी, मीरा और अन्य लोक भाषाओं के उत्कर्ष के रूप में हमें प्राप्त हुई, और आधुनिक राष्ट्रवाद में लोक चेतना के रूप में गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य था, इस प्रकार के नवीन चिंतनों से हमें वह प्राप्त होती है। लोक दृष्टि का, अच्छा मैं चलाऊं, बोलिए तो। अच्छा तो और आगे चलिए, मैं स्लाइड चेंज बोलता चला जाऊंगा, और आगे चलिए आप। लोक दृष्टि का जो मूल लक्षण है अगर हम देखें तो वह वेद के मूल वाक्य, कोई बात नहीं, चलिए। लोक दृष्टि का जो मूल लक्षण है वह वेद के मूल वाक्य एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य और उसकी अनेक अभिव्यक्तियों के रूप में है, जो वस्तुतः हमें सार्वमुक्ता, जो व्यष्टि से समष्टि के रूप में, और सार्वभौमिकता, सभी वर्ग सर्व समावेश इस रूप में प्राप्त होती है। यह देशाचार, लोकाचार और कुलाचार से विभिन्न रूपों में अनुस्यूत होते हुए हमें प्राप्त होती है। यह श्रुति परंपरा के रूप में हमें लोक वाङ्मय में मौखिक परंपरा जो वाचिक साहित्य के रूप में प्राप्त होता है, लोक गाथा के रूप में आल्हा, पंडवानी, रासलीला, रामलीला इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है, कथा परंपरा के रूप में पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक, इन सारे रूपों में प्राप्त होता है। अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में समझें तो श्रुतिर्मूलम धर्मस्य, श्रुति ही धर्म का मूल है और यही धर्म लोक का विशद रूप हमें प्राप्त कराता है। जब हम इसको वर्गीकरण के रूप में देखें तो लोक चिंतन, जो कि दार्शनिक पक्ष अभी मैडम ने प्रस्तुत किया, लोक विद्या इसका ज्ञान पक्ष होगा, जैसे आयुर्वेद, कृषि विज्ञान। लोक शास्त्र एक नीति व्यवस्था है जिसे हम नीति शास्त्र के रूप में भी जानते हैं, और लोक विज्ञान इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है जो विभिन्न प्रायोगिकों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इन चिंतनों के एक रूप सन्निविष्ट करते हुए हम इसको विविध रूपों में भी व्याख्यायित करते हैं। कभी हम इसको लोकवार्ता बोलते हैं, कभी हम इसको लोक चिंतन बोलते हैं, कभी लोकयान, लोकायन, लोक विद्या, लोक विज्ञान, लोक शास्त्र आदि विभिन्न प्रारूपों के नामों के द्वारा इसे हम अलग अलग विविध स्तरों पर चिंतन करते हैं। जब हम लोक विश्वासों की बातें आए तो यह भक्ति के रूप में हमें सबसे पहले आगे चलाती है। पूजन पद्धति और अनुष्ठान रूप में, अर्चना विधि के रूप में, तीर्थ यात्रा, तीर्थ पुरुषों के रूप में, और कल्याण की कामना करते हुए संकट मोचन के रूप में हमें यह प्राप्त होती है। षोडश संस्कार, जिनमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कार, प्रमुख रूप से विवाह संस्कार, हमारे त्योहार, ऋतुचक्र, पर्व परंपराएं और संस्कारों के विविध स्वरूप हमें जो प्राप्त होते हैं। जब हम इनकी ज्ञान मीमांसाओं की चर्चा करते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव आधारित सत्य ज्ञान जो प्राप्त होता है, प्रत्यक्षम प्रमाणम,
परंपरागत ज्ञान के रूप में हमें यह प्राप्त होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम किस प्रकार इन ज्ञान के स्वरूप को हस्तांतरित करते हैं, जो कि हमारी श्रुति परंपरा का ही अनुकरण करती है। बहुधा हम लोक चिंतन को अनुमान, जो तार्किक निष्कर्ष होते हैं, उन पे भी हम मानते हैं, और एक शाश्वत सत्य के रूप में हम मानते हैं, जिनको हम कालातीत मूल्यों के रूप में समझते हैं, जिनका चिंतन भी आज हम इस संगोष्ठी में कर रहे हैं। वस्तुतः यही शाश्वतम सत्य के रूप में हमें प्राप्त होती है। जब हम धर्म और नैतिकता की बात करते हैं तो सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी, जिसमें सत्यम परमो धर्मः, दूसरों के साथ सहानुभूति, अहिंसा परमो धर्मः, कर्तव्य पालन, दायित्व बोध और लोक दृष्टि में जिस प्रकार धर्म की संकल्पना हम देखते हैं, वह वस्तुतः धर्मो रक्षति रक्षितः के रूप में आती है कि जो रक्षित किया हुआ धर्म ही है वही हम लोगों की रक्षा करता है। यह लोक दृष्टि के धर्म की मूल संकल्पना प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम प्रकृति से संबद्ध और उनके अलग अलग उत्सव धर्मिता को देखते हैं तो वृक्ष पूजन के रूप में यह पीपल, बरगद, जल संरक्षण, पशु मैत्री, ऋतु परंपरा, धार्मिक पर्व, ऋतु पर्व, सामाजिक उत्सव, अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो जो मनुष्य होता है वो वस्तुतः उत्सव प्रिय होता है। हम यहाँ भी एक शैक्षणिक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यही लोक का चिंतन है जो अलग अलग उत्सवों के रूप में हमें प्राप्त होता है। विज्ञान के रूप में कृषि विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, वृक्षायुर्वेद, किस प्रकार हम ऋषियों के रूप में पांच भौतिक सिद्धांतों के रूप में और इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को लोक से संबद्ध करते हैं। जो पंचकर्म इत्यादि के शोधन विधान जो होते हैं वह भी हमें प्रकृति के साथ सायुज्य रखता है। तो प्रकृति, लोक और मनुष्य, इन तीनों का जब तक तादाद में नहीं होता तब तक लोक का कोई भी चिंतन साध्य नहीं होता है। मंत्र की परंपराओं में गायत्री मंत्र, देवता पूजन के मंत्रों से संदर्भित तत्व, शब्द में जो शक्ति होती है उसमें जो विश्वास, नाद ब्रह्म की परिकल्पना इत्यादि सभी मंत्रों के स्वरूपों में हमें लोक की एक विभिन्न रूपरेखा प्रदर्शित होती है। जब हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लोक दृष्टि की बात करते हैं तो कर्म आधारित विभाजन, व्यावहारिक रूप में जातीय संरचनाएं, सामाजिक गतिशीलता और समसामयिक चुनौतियों के रूप में समानता का जो सिद्धांत आज हम व्यवहारित करते हैं वह भी एक प्रकार का विशिष्ट लोक चिंतन होता है। परिवार केंद्रित कुटुंब, सामुदायिक मूल्य, जातीय पहचान, गणतांत्रिक परंपरा और मूलतः अगर हम देखें तो नारी को शक्ति स्वरूप में प्रकृति का उपासना करना, यह लोक चिंतन के वर्ण व्यवस्थात्मक रूपों को बताता है। मौखिक परंपरा मूलतः कथावाचन के रूप में, कथा वस्तु के रूप में, संरक्षण पद्धतियों के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसे हम मौखिक ज्ञान को आज जो लेखनबद्ध रूप में रूपांतरित कर रहे हैं, यही हमारी आधुनिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। अब हम देखें कि जो समसामयिक चिंतन है, 2-3 आगे बढ़ा दीजिएगा भैया, समसामयिक चिंतन है उसके लिए किस प्रकार की चुनौतियां हम देखते हैं। वैश्वीकरण, जिसमें पाश्चात्य सभ्यता का लगातार प्रभाव हो रहा है, नगरीकरण, ग्रामीण जनजीवन में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। हम लोग सर लम्ही गए थे प्रेमचंद को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, वास्तविकता में लम्ही में हमें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसको हम प्रेमचंद के घर के रूप में प्रतिष्ठित कर सके। सारे घर पक्के बने, जो कि आधुनिकता के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन जो एक ग्रामीण परिवेश जिसे हम टटोलते हैं वह मिसिंग है, वह जाता गुमता जा रहा है, खोता जा रहा है। जो माध्यम परिवर्तन हमारा हुआ है, हम अपनी भाषा के लिए हमें इस प्रकार की तकनीकी सहायता की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो डिजिटल युग में कैसे हम लोक संस्कृति का विचार करें। जो पारिवारिक विघटन हो रहा है, सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसको हम कैसे लें। इसके लिए हम 2 प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। यदि हम सकारात्मक पहलू लें तो इससे हमें वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिल रही है और शोध की नई नई प्रविधियां भी हमें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन इसका नकारात्मक मूल्य यह है कि परंपरा का ह्रास हो रहा है और हमारी जो मूल सांस्कृतिक विरासत है वह विस्मृत हो रही है। निस्संदेह इसके संरक्षण के प्रयास और शिक्षा में किस प्रकार इसका समन्वय किया जा सके, यह भी एक विचारणीय विषय है। मूलतः शैक्षणिक संस्थानों में हमारे परंपरागत शास्त्रों के जो विविध विधान हैं, लेकिन लोक शास्त्र का पाठ्यक्रम निश्चित रूप से रखना चाहिए। गुरुजी ने अभी एक लोक शास्त्र का पाठ्यक्रम भारत अध्ययन केंद्र में शुरू भी किया है, जो कि एक इस कदम पर एक अच्छा पहलू सिद्ध हो सकता है।
संगठन लोक संस्कृति केंद्र और लोक संस्कृति के संग्रहालय बनना चाहिए। विभिन्न लोक साहित्यों पर अनुसंधान और शोध कार्य करने चाहिए। डिजिटल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रकार कजरी गाई जाती है, मिर्ज़ापुर की कजरी अलग होती है और बनारस की कजरी अलग होती है, इन दोनों के भेद को जब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, उनके गाने की विधाओं को जब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, तब तक उनका संरक्षण मुश्किल है। पाठ्यक्रमों में इसका समावेश अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान अत्यंत जरूरी है और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ साथ मूल्य शिक्षा का भी विकास होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के नवनिर्माण किए जाएं, तो हमें विशिष्ट रूप में लोक कला के प्रदर्शनों के लिए सांस्कृतिक महोत्सव करने चाहिए। विभिन्न स्तरों पर सरकारी संस्थानों द्वारा भी इस प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। लोक साहित्य पर विशिष्ट रूप में पुरस्कार जनरेट करने चाहिए। तकनीकी समन्वय करना चाहिए। नई पीढ़ी का जुड़ाव इससे अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक समरसता एवं एकता और इसके साथ साथ लोक प्रकृति के साथ हम किस प्रकार से जुड़ें, इस पर लगातार प्रयास करने चाहिए। जो हमें भविष्य की दिशा हमें दिखती है कि एक मानद संस्था यूनेस्को जो है वह अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। हम किस प्रकार इनके सारे रूपों को उसमें संरक्षित करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हम किस प्रकार अपने लोक संस्कृति के प्रचार को सहायता प्राप्त कर सकें। एक तुलनात्मक अध्ययन कि विश्व की लोक परंपरा जो है वो भारत की लोक परंपरा, इसमें किस प्रकार से हम चिंतन कर सकें। शोध केंद्रों को बहुस्तरीय बहुआयामी शोध केंद्रों की स्थापना करना, संतुलित विकास, समावेशी दृष्टि और साथ साथ नई पीढ़ी में चेतना और जागरूकता का संचार अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अगर मैं निष्कर्षतः कहूँ तो विविध अवधारणाओं से संकल्पित लोक दृष्टि के इस अध्ययन में चिरंतन अनुसंधान अपेक्षित है, जिसमें प्राचीनता के साथ साथ अर्वाचीनता चिरस्थायी वृक्ष में नूतन कुसुमित पुष्पों की भांति सर्वदा अनिवार्य रूपेण ग्राह्य एवं प्रासंगिक होती है। प्राचीन और नवीन का समन्वय ही मूलतः लोक दृष्टि की शाश्वत प्रासंगिकता है। हमें समसामयिक काल में भी प्राचीनता के मूल तत्व को संरक्षित करते हुए लोक दृष्टि के चिंतन की चिरंजीविता को धारण करते हुए इस नित नूतन अनुसंधान से ऊर्जित करते रहना चाहिए और इसी संकल्प के साथ हमें लोक दृष्टि का चिंतन करना चाहिए। इस विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत दीक्षित। आपका विषय भारतीय लोक दृष्टि की आधुनिक प्रासंगिकता। लोक में लोकाचार जो बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना उसको छोड़ करके हम नहीं रह सकते, न चल सकते हैं। इसलिए आज के समय में यह पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। और इसी व्याख्यान की अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं रेव के शोभित थेरो। आपका विषय है एन इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑन गाइडेंस इन सद्वृत्त ऑफ चरक संहिता फॉर कल्टिवेटिंग एम्पैथी। ज्ञानं यस्य समस्तवस्तुविषयं यस्यानवद्यं वचो यस्मिन् रागलवोऽपि नैव न पुनर्द्वेषो न मोहस्तथा यस्या हेतुरनन्तसत्त्वसुखदा नल्पा कृपा माधुरी बुद्धो वा गिरिशोऽथवा स भगवांस्तस्मै नमस्कुर्महे। Respected Chairperson Professor Ramnath Jha and distinguished speakers and professors, doctors and participants, I am honored to be part of this conference and grateful for the opportunity to share my thoughts on this important subject. Actually, today I am going to speak on the topic of an investigative study on guidance in Sadvritta of Charaka Samhita for cultivating empathy. Ayurveda is the known as science of life, offers a broad perspective in which health is viewed as a balance of the body, mind, sense and soul. Unlikely
strictly bioethical models, Ayurveda emphasizes that ethical living and social responsibility are vital for the well-being. According to my topic, the special books, classical books, text, it's Charaka Samhita in Ayurveda. It is organized medical knowledge and also outlines in the moral and behavior guidelines needed to maintain health and prevent diseases. Especially in that Charaka Samhita, the chapter in Sadrutta, it is explanation of Sadrutta, which literally means right or good conduct. Sadrutta encompasses a comprehensive set of ethical guidelines governing personal hygiene, social interaction, speech, emotional control, compassion, and responsibility toward others. These guidelines are not just moral ideals, they are presented as practical needs for the keeping psychological balance and social harmony. And also that words empathy, it is also crucial concept in psychological ethics, education and healthcare. Empathy enables people to recognize, comprehend and respond to the emotion of others. This process builds trust, cooperation and social bonds. While modern psychology views empathy as a blend of thought and feeling, ancient Indian ethical system, particularly in Ayurveda, regard it as a moral quality cultivated through self-discipline and awareness. So, therefore, I chose that topic. How does the guidance in Sadrutta of the Charaka Samhita help cultivate empathy both individually and socially? In Sadrutta, it is good conduct. If there is not emphasized empathy in Sadrutta, but by practicing that Sadrutta, we can cultivate empathy. It starts Yatyat Anustitat Yugapat Sampadyate Artadvayang Roga Arogya Mindriya Vijayattan Cheti. If someone cultivate practice this Sadrutta, he can get health, not only health, but also conquering his sense. By conquering someone's sense, he can understand how I can behave, what are the how I can respect to others. These things he can get from that session. There is the very famous saying that Vasudhaiva Kutumbakam. Someone can understand who I am, how I want to behave, then he can understand others' feeling. This Sadrutta pay for the understand the people who I am, how I want to conduct my behavior, how I want to respect others. So these things pay the way for the cultivate empathy. Empathy is not in the understand feeling of the others, but also act for the feeling. Sympathy and empathy is different. I don't go into the describe those two words. Empathy, act for the other's feeling by understanding himself. So, in Sadrutta, pave the way for that cultivate empathy. Actions such as confirming these in pain, helping those in need, and being patient with others require the understanding of other emotion and material circumstances. Sarva pranisu bandhu bhutasya. There is one saying, one quoted from Sadrutta. Sarva pranisu bandhu bhutasya. If someone can
help to others like as the relatives, that then he can to help to others. The focus of main in negative emotions such as anger, jealousy, greed, and pride is especially important. These feelings blocks empathetic understanding by prioritizing the self. In that sense, in that way, that Sadruta said that क्रुद्धानु मनुनेता बीतानां अस्वसिता दीनानां अभ्युपपत्ता सत्य संदह सत्य प्रधान पर परुष वचन सहिष्णु अमर्षज्ञ प्रसवदर्शी. That such kind quotation, such teaching, that Sadruta pay the way for the empathy as the ethical practice in that guidance. And also Sadruta pay the way non-violence and compassion. The principle of non-violence, that means ahimsa, is central to Sadruta according to physical, verbal and psychological harm requires being aware of the suffering of others. Compassion is not just an emotional reaction, it is developed moral position based on ethical practices. Sarva pranis bandhubhutasya beetanang asvasayita deenanang abhyupapatta. In such kind that practices, one can be a non-violent person. Sadruta encourage people to act for the benefits of others. This promotes altruistic behavior, which modern psychology closely relates to empathy and desire to help others. Durgesu abhyupapatta data atitinang pujaka vashyatma dharmatma nirbhika. That words, that teaching, that behavior help to be a person as not violence, non-violence. Social and dharmic dimensions, empathy, community and justice. Sadruta highlight that the principle aim to foster social harmony, ethical living, mutual respect and responsibility towards family, society and the environment. Ideas such as honoring elders and teachers, being fair, transaction and working hard to fulfill responsibilities create a way to act in the respect and acknowledge the needs and viewpoints of others. न भयमुत्पादयेत् कलिन् नारभेत् न सतोन् न गुरून् परिवदेत् न नियमं बिन्द्यात् न ब्राह्मणां परिवदेत् न गवान् दण्ड मुच्येदेत् अतिथीनां पूजका पृथुभ्यः पिण्डददा काले हित मित मधुरवादी. Those teaching to help how conduct dharmic dimensions in the society as a person, as a person living in the society. From modern perspective, these norms can be seen integrating empathy into institutional and community structure. This creates what some scholars refer as compassionate communities. By encouraging people to act in ways that consider the well-being of others, Sadruta support current efforts to embed empathy into ethical codes, professional standards and community programs. In that way, the Sadruta pay the way social and dharmic dimension. Not only that, Sadruta and bioethicus precision empathy and professional conduct, because this book is for the Ayurvedic pager. Therefore, that physician or doctor, Ayurvedic doctor, should be not only knowing about his theoretical practices, and also he should be emotionally understand others' thoughts, others' feelings. The contemporary discussion of healthcare and Ayurveda way emphasize that practitioners need to
technically skilled while also being compassionate and empathetic. Students of Ayurveda learns the importance of caring for person with compassion and empathy. When Sadhruta promotes friendlessness, compassion toward the sick and careful, non-harmful communication and action, it requires an understanding the patient experience. This connection indicates that Sadhut can help shape modern circular the seek to make empathy fundamental value in healthcare. In this way, the person who practice this sadhutta, he can understand the other's feeling. Towards sadhutta based empathy training, then we, as a scholars, as Sanskrit scholars, we try to introduce these things for the new educational modules to develop our Sanskrit, what are the value of the Sanskrit literature, Sanskrit philosophy, and Sanskrit teaching. We want to it is be helpful to what we call spread Sanskrit knowledge throughout the world. Therefore, if we as a scholars, if we can introduce these modules, these behaviors to our students and our public, because Sanskrit literature don't know every people in the world, in public, in general people. But if we can introduce them, what are the teaching to cultivate that empathy, it will be help to the Sanskrit literature. Therefore, and finally, I said that the Sadhrut has paved the way for the cultivate empathy, one of the person. In finally, I would like to sincere thanks for Professor Thakur Shivalochan sir and also Rajesh Sankar sir, especially inviting to this conference, and also Professor Daivedi sir, the leading for this conference. Such kind of this kind of conference, I greatly thankful sir and all the audience. I thank Sivakste Pantanak Santu. Very, very thank you, respected Revke Shobhit Theru.